तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था, है ना। और आपको ये भी बताया था कल मैंने कि ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे है किसमें, आपका एरोबिक एंड एनारोबिक में, ठीक है। तो अब अपन को शुरू करना है आज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कैसा प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। और इसका जो पहला स्टेप है क्या, आपका ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा आपका पायरुवेट ऑक्सीडेशन, तीसरा क्रैब्स साइकिल, चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ईटीएस, है ना। तो चलो शुरू करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। सबसे पहले आपको याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो भी बातें करो मुंह बंद कर लो अब। दूसरा देखते देखो, फेट ऑफ पायरुविक एसिड, जो आपने देख ही लिया। तो फेट हो सकता है इसका, पहला क्या, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या तो एनारोबिक में, है ना। वही लिखा हुआ है, पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। द फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर नीड्स, है ना। देयर आर थ्री मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। Fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicelled eukaryote, है ना। तो fermentation किस में आपका anaerobic condition में होता है, प्रोकैरियोट के अंदर और यूनिसेल्ड यूकैरियोट के अंदर। For the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O, however, organism adopt Krebs cycles, which is also called aerobic respiration. This requires O2 supply. तो aerobic respiration की जैसे ही बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, Krebs cycle की। किसकी, Krebs cycle की, है ना। आगे देखो, Pfeffer and Kostev theme represents interrelationship between aerobic and anaerobic respiration। दोनों के बीच का क्या दिखा रहा है, इंटररिलेशनशिप। तो देखो आप, कार्बोहाइड्रेट था, किसमें ब्रेक हुआ आपका, ग्लूकोज में। इसका कॉमन पाथवे होगा ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी। दिस इज अ कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। क्या बनेगा आपका, पायरुविक एसिड। बस यही हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो करेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या क्या करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। सारे रेस्पिरेशन में क्या निकलेगा आपका, एनर्जी। लेकिन एरोबिक में ज़्यादा निकलेगा, एनारोबिक में बहुत कम निकलेगा, क्योंकि एनारोबिक में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। चलो, पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मेटाबॉलिक फेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड्स ऑन, ये तो देख लिया हमने, है ना। दो तरीके से कर सकते हैं, आगे देखो आप। लिंक रिएक्शन यहीं से शुरू होगा। हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में पहला हमने देख लिया क्या, आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बन गया हमारा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब वो कहाँ पे जाएगा, लिंक रिएक्शन, या उसको बोलेंगे गेटवे स्टेप, या क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन रिएक्शन, है ना। पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द glycolytic catabolism of carbohydrates in cytosol after it enters mitochondrial matrix undergoes oxidative decarboxylation। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। कार्बोक्सिलेशन नहीं, क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो फिर वही बात, स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो गया यहाँ पे, पायरुविक एसिड। एंजाइम कौन हो गया, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, है ना, ठीक है। और अब देखो होता क्या है, लिंक रिएक्शन, यहाँ से जो प्रोसेस चलेगा अब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबका लोकेशन याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, है ना। दूसरा आपका लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे देखो यहाँ, पायरुविक एसिड है आपका कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। इसमें कौन अटैच हो गया आपका, कोएंजाइम ए, है ना, और NAD+। इस रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करेगा, मैग्नीशियम। इसके प्रेजेंस में करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम के। बन जाएगा इससे क्या आपका, एसिटाइल कोएंजाइम ए, CO2 प्लस NADH। अब देखो यहाँ पे पायरुविक एसिड कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था, है ना। और एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। NAD+ है ना वहाँ पे आपका, देखो तो शुरुआत में वहां से क्या बन गया उधर, दिख रहा है ना। तो देखो आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे 2 कार्बन से कितने कार्बन बना दिए, सॉरी 3 से कितने बना दिए, 2। एक कार्बन क्या हुआ, बाहर गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। तो आपने पायरुविक एसिड 3 कार्बन का डाला, उससे बाहर क्या निकला आपका, एसिटाइल कोएंजाइम में। हुआ कैसे, यह जो पायरुविक एसिड है इसका एसिटाइल ग्रुप बाहर निकला और किसके साथ कंबाइन हो गया, कोएंजाइम ए के साथ, है ना। तो बन गया आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस NADH। क्लियर है। अब आगे देखो,
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid. यह इक्वेशन एक मॉलिक्यूल के लिए दिया हुआ है, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? 2। इस प्रोसेस में आपको हिसाब किताब हमेशा बैलेंस रखना, किसका? एटीपी का और NADPH का, वो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? तो देखो आप इस प्रोसेस में आपका कितने NADH निकलेगा? 2 NADH। एक मॉलिक्यूल के लिए एक निकल रहा तो दो के लिए 2। 2 NADH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 molecules ऑफ pyruvic acid produced from 1 glucose molecule during glycolysis. The acetyl coenzyme A is called connecting link between glycolysis and Krebs cycle. यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, ठीक है? तो इस रिएक्शन में आपका क्या बना है? एसिटाइल कोएंजाइम A, इसी को अपन बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड Krebs साइकिल। मतलब कि यही अब एसिटाइल कोएंजाइम A आपका अब कहाँ एंटर करेगा? Krebs साइकिल में। कहाँ एंटर करेगा? Krebs साइकिल, ठीक है? तो देखो यहाँ लिख दिया स्टार्टिंग मटेरियल क्या आपका? पायरुवेट। एंजाइम कौन है आपका? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 molecules ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। यह मेन प्रोडक्ट यही है आपका, यही एंटर करेगा कहाँ पे? Krebs साइकिल में। क्या क्या रिलीज होगा? 2 CO2 एंड 2 NADH। क्लियर है? चलो अब आ गए किसमें अपन? Krebs साइकिल। नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रैब who first elucidated it, है ना? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल। इसी को बोलते हैं अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसी को बोलेंगे अपन CA। तो सारा नाम आपको याद रखना है, Krebs साइकिल बोल दो, TCA साइकिल बोल दो, या CA साइकिल बोल दो, ठीक है? अब देखो Krebs साइकिल अकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसका भी लोकेशन क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब की बात है, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया सब है नहीं, तो सारा प्रोसेस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। One turn of Krebs cycles involved 4 dehydrogenation, 2 decarboxylation and 1 substrate level phosphorylation। यह लाइन आपको एकदम याद रखना है, अभी देखेंगे भी। यहाँ पे आप जब पूरा Krebs साइकिल का देखोगे एक टर्न, उसमें 4 जगह पे क्या होगा आपका? डिहाइड्रोजिनेशन होगा, है ना? आपका अगला क्या? 2 जगह क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन, और एक जगह पे क्या होगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब सीधा सीधा क्या बन रहा होगा? ATP, है ना? लेकिन यहाँ पे ATP जो बनता है ना, वह बनता है GTP के फॉर्म में। किस फॉर्म में? GTP। 1 GTP इज इक्वल टू होता है 1 ATP, ठीक है? देखो OAA इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। इस साइकिल की शुरुआत कहाँ से होगी आपकी? OAA से। कहाँ से? OAA से साइकिल की शुरुआत होती है। किस साइकिल की? Krebs साइकिल की, ठीक है? ऑल एंजाइम्स ऑफ Krebs साइकिल्स आर लोकेटेड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल। फिर से लाइन क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब ये जो Krebs साइकिल है उसके एंजाइम्स का लोकेशन क्या है, ठीक है? तो लोकेशन की बात करोगे आप तो देखो इसके सारे एंजाइम कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होंगे, एक्सेप्ट आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको अपन कौन सा एंजाइम बोलते हैं? मार्कर एंजाइम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच एंजाइम इज नोन एज मार्कर एंजाइम? क्या बोलोगे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज लोकेटेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो यह माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पे? आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सारे जो एंजाइम होंगे जो Krebs साइकिल करवाएगा कहाँ होगा? इसके मैट्रिक्स, ठीक है? नोट करके देखो, लिखा हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 5 कंपोनेंट। जो कहाँ पे यूज हुआ था अभी? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लिंक रिएक्शन में, है ना? इसमें 5 कॉम्प्लेक्स से बना होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, एक को बोलते हैं La डिपोइक एसिड, अगला क्या है आपका? TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट NAD+ एंड कोएंजाइम A। ये पांचों इसमें होता है, ठीक है? किसमें? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में। अब आगे अपन TCA साइकिल, या क्या बोलेंगे इसको? Krebs साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है? occurs in mitochondrial matrix termed as citric acid cycle as the first stable product formed is citric acid। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा आपका? सिट्रिक एसिड होगा। ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल सिंस सिट्रिक एसिड हैज 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना? सिट्रिक एसिड, इसलिए क्या नाम हो गया? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है? 3, इसलिए और क्या नाम है इसका? TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो एसिड बन रहा है उसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 3।
OA इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इन क्रेब्स साइकिल, बताया ना कि साइकिल की शुरुआत किससे होगी, OA। तो OA ही किसको एक्सेप्ट करेगा, लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट को, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A। सिट्रिक एसिड इज फर्स्ट प्रोडक्ट एंड फाइनल रिएक्टेंट, याद रखना यही फर्स्ट प्रोडक्ट भी है और फाइनल रिएक्टेंट भी कौन है आपका, सिट्रिक एसिड। देखेंगे कैसे, ये भी कैसा प्रोसेस है आपका, मल्टी स्टेप। कितने स्टेप्स होंगे, 8 स्टेप्स, है ना। स्टेप 1 देखो कौन आया आपका, कितने कार्बन का है, एंजाइम कौन सा है, सिट्रेट सिंथेज। नाम ही से पता चल रहा है सिट्रेट सिंथेज, मतलब सिट्रेट मतलब सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस होगा, है ना। प्रोडक्ट क्या आपका, सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का देखो तो 6 कार्बन, सिट्रेट, है ना। इसको सिट्रिक एसिड बोलो या क्या बोलोगे, सिट्रेट। और कौन बाहर निकल गया आपका, कोएंजाइम A। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा, कंडेंसेशन विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है आपका, कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है आप जानते हो, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखो एसिटाइल कोएंजाइम में है आपका, कितने कार्बन, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा सबसे पहले, कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, 6। कौन सा आपका, सिट्रिक एसिड प्लस कोएंजाइम A। सिंपल क्या हुआ, एसिटाइल से आपका कोएंजाइम A बाहर गया और इसके साथ आके कंबाइन कर गया कौन आपका, OA। तब उसी को क्या बोल देते हैं अपन, सिट्रिक एसिड, और कोएंजाइम A क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब आगे देखो स्टेप 2। स्टार्टिंग मटेरियल कौन होगा आपका, सिट्रिक एसिड, कितने कार्बन का, 6 कार्बन। यहाँ पे क्या होगा आपका, आइसोमेराइजेशन, है ना, मतलब क्या बनेगा, आइसोमर। एंजाइम कौन है आपका देखो तो, एकोटिनेज, है ना। दिस एंजाइम फर्स्ट रिमूव H2O एंड देन ऐड वाटर टू फॉर्म आइसोसिट्रेट। क्या बना देगा, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोमर बन रहा है ना, उधर सिट्रिक एसिड था, आप क्या बोल देंगे, आइसोसिट्रिक एसिड, है ना। तो ये हुआ क्या, ये जो एंजाइम है आपका पहले उससे एक वाटर ग्रुप को हटाएगा, फिर उसी को जाके बाद में ऐड करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। ठीक है, स्टेप 3 स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा आपका, आइसोसिट्रेट। इसमें क्या होगा आपका, डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। एंजाइम कौन सा है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, है ना। देखो आइसोसिट्रेट, यहाँ पे क्या लगा आपका, NAD प्लस से क्या हो गया, NADH। तो डीहाइड्रोजिनेज मतलब क्या होता है, एक H हटाया और दूसरे जगह पे ऐड कर दिया, है ना, एडिशन हो रहा है ना। तो NAD प्लस में कौन ऐड हो गया आपका, H प्लस। ठीक है, अब देखो एक NADH यहाँ पे बना और एक डी कार्बोक्सिलेशन भी हो गया, क्या आपका, CO2 बाहर निकला। अब वो था कितने कार्बन का, अब जो प्रोडक्ट बनेगा कितने कार्बन का, 5, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, चलो आगे देखो प्रोडक्ट क्या बना आपका, अल्फा कीटो NADH फॉर्म एंड CO2 गेट्स रिलीज। स्टेप नंबर 4 कौन है आपका, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। यहाँ पे भी क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर से NAD प्लस से क्या बनेगा, NADH। यहाँ भी क्या लग गया आपका, डीहाइड्रोजिनेज। समझ जाओ NAD और NADH का गेम है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में NADH एंड CO2 गेट्स रिलीज। यहाँ पे भी आपका डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डीहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है ना। ठीक है, तो देखो अब अल्फा कीटोग्लूटारेट कितने कार्बन का है, 5। यहाँ पे हो गया डीहाइड्रोजिनेशन, NAD प्लस से क्या बन गया, NADH। और हो गया यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन, इससे क्या निकल गया, CO2। अब कितने कार्बन का प्रोडक्ट, 4 कार्बन, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, एंजाइम से बता सकते हो आप, नाम क्या है देखो, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, मतलब NAD प्लस से क्या बनेगा, NADH। आगे देखो स्टेप नंबर 5, यहीं पे निकलता है कौन आपका, GTP। इसमें यही ध्यान रखना है आपको। इस स्टेप में आप देखोगे अभी तक 2 जगह NADH निकल चुका है आपका, है ना। स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, ये क्या निकल चुका है आपका, NADH। और दोनों जगह पे क्या हो चुका है, डी कार्बोक्सिलेशन। और दोनों जगह पे क्या हो चुका है, डीहाइड्रोजिनेशन हो चुका है ना। ठीक है, आगे देखो स्टेप नंबर 5, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन अकर्स, है ना। एंजाइम कौन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सक्सिनेट या सक्सेनिक एसिड। एंजाइम से पता चल रहा है, सक्सिनाइल सिंथेटेज मतलब क्या बनेगा, सक्सेनिक एसिड, है ना। यहाँ देखो प्रोडक्ट दूसरा क्या निकलेगा, GTP। यहाँ देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। यहाँ पे GDP से क्या बन गया, GTP, मतलब एक फॉस्फेट यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया और बन गया आपका सक्सेनिक एसिड। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। अब यह GTP यहीं पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ATP में।
एक एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है, उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। ये जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर दिया? एटीपी में। ठीक है, तो आता है जीटीपी के फॉर्म में, लेकिन बोलेंगे क्या अपन? एटीपी। स्टेप नंबर 6 क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड। एंजाइम कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर से क्या होगा? है ना, तो देखो यहाँ पे एनएडीएच नहीं, कौन है? एफएडीएच है। कौन है आपका? एफएडीएच है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा? फ्यूमेरेट, और निकलेगा क्या आपका? FADH2। FAD प्लस में कौन ऐड हो गया आपका? FADH2। ठीक है, सक्सिनेट से बन गया आपका फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड। स्टेप नंबर 7 फ्यूमेरेट आपका क्या हो गया? मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। एंजाइम कौन सा है? फ्यूमेरेज। प्रोडक्ट क्या बना? मैलेट या मैलिक एसिड है ना। फ्यूमेरेट में जैसे ही आप ऐड करोगे किसको? H2O को, बन गया वो मैलेट या मैलिक एसिड। स्टेप नंबर 8 में कौन है? मैलिक एसिड। एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है ना। और यहाँ पे क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा आपका क्या? प्रोडक्ट है ना। शुरुआत किसे किया था? बना क्या लास्ट में? है ना। और इससे क्या बन गया आपका? NADH, क्योंकि एंजाइम के नाम में क्या था? डिहाइड्रोजिनेज। जहां भी डिहाइड्रोजिनेज हो वहां पे या तो NADH से NAD प्लस से क्या बन रहा होगा? NADH, या तो FAD प्लस से FADH। तो कितनी जगह आपने डिहाइड्रोजनेशन देखा? 4 जगह। इसलिए शुरू में हमने लिखा था कि पूरे क्रेब्स साइकिल में 4 जगह पे क्या होगा? 2 जगह पे क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। इसीलिए शुरुआत हुआ था 6 कार्बन से, लास्ट में कितने कार्बन पे एंड किया हमने? 4 कार्बन पे। दिख रहा है ना। बन गया आपका क्या? OAA। और इसीलिए लिखा था हमने कि शुरुआत में आपका कौन था? OAA। OAA को कौन रिसीव किया था? वो एंजाइम है ना। यहाँ देखो, ये क्रेब साइकिल का कंक्लूजन आपका यहाँ पे देख लेते हैं ढंग से। 1 ग्लूकोज आपका ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या दिया था? 2 पायरुवेट। इसमें पहला लिंक रिएक्शन हुआ या पायरुवेट ऑक्सीडेशन, उससे बन गया 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या एंटर कर जाता है किसको? क्रेब साइकिल को। ठीक है, क्या एंटर किया किसको? क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल देखते हैं। साइकिल रिपीट्स ट्वाइस, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 2। तो कितनी बार इसको चलाना होगा? पूरे साइकिल को 2 बार चलाना होगा ना। ठीक है, अब देखते हैं ए में 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए देख लेते हैं अपन। कितने जगह पे आपका NADH बन रहा था? 3 जगह पे। 4 जगह डिहाइड्रोजनेशन हुआ है ना, तो 3 जगह क्या बन रहा था आपका? NADH, और 1 जगह FADH। तो NADH कितना बना था? 3। FADH कितना बना था? 1। ATP एक ही बना था आपका, है ना। कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ GTP। क्लियर है। तो एक के लिए इतना है, तो 2 के लिए लिख ले यहाँ पे। 2 एसिटाइल के लिए NADH कितना? 6। FADH कितना? 2। ATP कितना? 2। तो टिल नाउ मतलब ये तो आपका हिसाब किताब हो गया किसका? क्रैब साइकिल का। किसका? क्रैब साइकिल का। अब टिल नाउ क्या मतलब है कि अब सबका मिला के अभी तक यहाँ पे हिसाब किताब कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। टिल नाउ मतलब अभी तक क्या क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। तो टिल नाउ वी हैव NADH, इसमें कितना है? 6। क्या है ना, जल्दी बताओ। 2 बना था लिंक रिएक्शन में 8, और 2 बना था ग्लाइकोलाइसिस में। बना था ना। 2 ग्लाइकोलाइसिस में बना, 2 लिंक रिएक्शन में बना। लिंक रिएक्शन में एक भी ATP नहीं बनता है। 2 ग्लाइकोलाइसिस में NADH, 2 आपके लिंक रिएक्शन में, और 6 यहाँ पे। तो टोटल NADH कितना हमारे पास है? 6 + 2 + 2 लिख भी दिया मैंने। 6 मतलब किसमें? क्रैब साइकिल। 2 ग्लाइकोलाइसिस और 2 आपका लिंक रिएक्शन। FADH अभी तक कितना मिला हमें? 2। 2 ही मिला ना। 10। FADH तो इसी में मिला है बस अभी। पहली बार FADH कहाँ मिला हमें? क्रैब साइकिल में। कितना मिला? 2। और ATP तो है ही पहले से हमारे पास, है ना। 4 आपके नेट कितने बचे थे उसमें? 2, और 1 2 यहाँ पे आया। नेट अगर बात करें तो कितने हैं? 4। ATP का नहीं लिखा है क्योंकि ATP तो डायरेक्ट कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं होगी। इन सबको हमें क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। अब अगला जो प्रोसेस है ना, इसके बाद यही तो प्रोसेस है कि इन सबको हमें अब कन्वर्ट कर देना किस फॉर्म में? ATP। अगला प्रोसेस शुरू हो जा रहा है ना, उसका अगले पर्पस का, अगले जो आपका प्रोसेस है उसका पर्पस यही है कि वी हैव टू कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH। एक NADH को कन्वर्ट करेंगे तो कितने ATP? 3। और एक FADH को तो, ठीक है। तो अगला प्रोसेस बस इसीलिए होता है, इन सब को हमें कन्वर्ट कर देना किस में? अब ATP में। तो पहले से ATP है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो FADH के फॉर्म में है और जो NADH के फॉर्म में है उसको हमें कन्वर्ट करना किस में? ATP में। इसीलिए अब चलेगा आपका ATS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलो ये पूरा आपका क्रैब साइकिल है। ठीक है, पायरुविक एसिड है,
यहाँ से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या एंटर किया, कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में, वहीं आपका दिया हुआ है पूरा साइकिल, ठीक है। ये देखो पहले क्या बना, सिट्रिक एसिड, इसको कौन एक्सेप्ट किया, ओए, है ना, सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड से बीच में आपको दे दिया है ये, समझे, सिस एकोटिनिक, आप याद कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में आपके लाइन नहीं दिया हुआ है। तो सिट्रिक एसिड से सीधा क्या बना आपका, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से क्या बना आपका, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, बीच में स्टेप एडेड है जो एनसीईआरटी में नहीं है आपके, ठीक है। इससे क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इससे कौन बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, इसे सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, एंड फाइनली यही वो किसको रिसीव करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। जब वो रिसीव किया एसिटाइल कोएंजाइम को, तभी क्या बना था आपका, सिट्रिक एसिड, क्लियर है। तो समरी अभी तक जितना आपने इक्वेशन देखा सबको मिला के यहाँ पे समरी दिया है, पायरुविक एसिड प्लस 4 NADA प्लस FADA प्लस 4 H2O प्लस ADP प्लस फॉस्फेट हाइड्रोकोलोन, ये आपका पूरा अभी तक का सम करके क्या दिया हुआ आपका, इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखोगे तो इतना ही सब हुआ है सब कुछ, आगे देखो इक्वेशन को बाद में देखें। ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2, मतलब वी हैव टू कन्वर्ट NADH एंड FADH2 इनटू ATP, इसके लिए चलता है ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है ETS का, और कॉन्सेप्ट आपको पता है किसका, फॉस्फोराइलेशन का, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़े चेंजेस होंगे, ठीक है, मतलब प्रोसेस तो सेम होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करियर इन सब में क्या होगा, चेंजेस होगा, ठीक है। अब देखो, इट इज एसोसिएटेड विथ रिलीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH2, पूरा प्रोसेस अपन क्यों कैरी कर रहे हैं, वी हैव टू रिलीज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH, है ना। NADH and FADH2 are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed onto the O2 resulting in the formation of H2O। पहले ही बता दिया था आपको कि ऑक्सीजन जो है ना, वहीं आपका फाइनल एक्सेप्टर है H प्लस का भी और इलेक्ट्रॉन का भी, और वह कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O। इस प्रोसेस में लास्ट में यही देखेंगे अपन कि NADH FADH को ऑक्सीडाइज करेंगे इसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और जो इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा इस प्रोसेस में जो मूव करेगा उसको हम किसको पास कर देंगे, O2 को, O2 इस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से और हाइड्रोजन के हेल्प से क्या बना लेगा, H2, ठीक है। ETS प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, यह फिर से अब इंपॉर्टेंट होगा, अभी तक सब माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में चल रहा था, है ना लेकिन ETS कहाँ प्रेजेंट है आपका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और उसके भी कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ ETS में होगा ना इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स, होगा कि नहीं, इसमें जो पहला कौन सा आपका, फ्लैविन्स, FMN इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में FMN लिखा होगा, ठीक है। दूसरा कौन है आपका, FES, तीसरा आपका क्यूनोन जिसको बोलते हैं UV क्यूनोन और COQ, अगला है आपका साइटोक्रोम्स, जिसका सीक्वेंस आपको यही याद रखना है, इस सीक्वेंस को आप अलग नहीं कर सकते हो, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसमें बहुत सारे साइटोक्रोम होते हैं ना, और सेम सीक्वेंस में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, पहले कौन उठाएगा, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1, उसके बाद साइटोक्रोम C, उसके बाद साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला कौन है आपका, साइटोक्रोम्स देख लिया आपने, ये चार आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर से किसके, ETS के, फ्लैविन्स, FES, क्यूनोन, ये उसी को बोलेंगे UV क्यूनोन या COQ, है ना, मेनली लिखा मिलेगा आपको UV क्यूनोन और COQ, साइटोक्रोम्स, ठीक है। ETS consist of 4 complexes and fifth complex is ATP synthase, वहाँ पे भी आपने देखा था अगर ETS करवाना है और फॉस्फोराइलेशन करवाना है तो ATP सिंथेज तो होना जरूरी है ना, यहाँ पे भी ATP सिंथेज है, लेकिन ATP सिंथेज को अपन कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके ETS में, कितने, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रेस्पिरेशन में कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, 5, 5वां नंबर कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ATP सिंथेज, ठीक है। तो देखो तो लिखा हुआ है ETS इज कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्सेस ओनली, जबकि मैंने क्या बोला 5, है ना, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज ATP सिंथेज, ऐसा इसलिए बोलते हैं अपन। देखो अब यहाँ से अब थोड़ा समझने लायक बातें आ गई, देखो आप दो पाथवे हमें पढ़ना है, एक है आपका NADH पाथवे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, NADH पाथवे, और एक आपका होगा FADH पाथवे, ठीक है। अब पाथवे का मतलब क्या है, देखो NADH पाथवे में हमारा पर्पस क्या होगा, वी हैव टू कन्वर्ट NADH इनटू ATP, और FADH में हमें वी हैव टू कन्वर्ट FADH इनटू
एटीपी। इसलिए हमने अलग अलग पाथवे बोल दिया, एनएडीएच पाथवे एंड एफएडीएच। ठीक है, तो एनएडीएच पाथवे में क्या करेंगे, एनएडीएच को कन्वर्ट करेंगे एटीपी में, और एफएडीएच पाथवे में किसको, एफएडीएच को कन्वर्ट करेंगे एटीपी में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो इसके ईटीएस में 4 कॉम्प्लेक्स है, कितने, 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। सबका नाम भी दिया हुआ है आपके बगल में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का क्या दिया हुआ आपका नाम। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को क्या बोलते हैं, एफएमएन एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज। और इस कॉम्प्लेक्स को अगर काम करने से रोकना है तो इनहिबिटर कौन है इसके लिए, रोटेनोन एंड अमाइटल। इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये इनहिबिटर नहीं पूछता एनसीईआरटी में, तो इन सब का भी जिक्र नहीं है। बस एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स का नाम आप याद रखोगे। ठीक है, कंपोनेंट जो लिखा हुआ है आपका। ठीक है, इनहिबिटर्स आपके ऊपर है, याद करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं भी करो। इनहिबिटर कौन है इसका, रोटेनोन और अमाइटल, मतलब ये दोनों होगा तो ये कंपोनेंट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं, एफएमएन एनएच डीहाइड्रोजिनेज, या सीधा सीधा बोल सकते हो एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FADH2 डीहाइड्रोजिनेज बोल दो, या सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तीसरा कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम क्या है, साइटो A3N2 कॉपर सेंटर, मतलब इसका कंपोनेंट है, इसको सीधे आप बोल सकते हो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, है ना। अब 4 कॉम्प्लेक्सेस आर कपल्ड विथ कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब इन टोटल 4 ही कॉम्प्लेक्स होगा, कितना होगा, 4। कैसे होगा 4, ये देखो टोटल है तो 5, है ना, लेकिन एक सिस्टम में 2 पाथवे है ना हमारे पास, एनएडीएच और एफएडीएच। एनएडीएच पाथवे में टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, 4, और एफएडीएच में भी कितने होंगे टोटल, 4। क्यों होगा 4 बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है नॉट पार्ट ऑफ एनएडीपीएच पाथवे। मतलब एनएडीएच पाथवे में कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ये किसमें होगा, एनएडीएच। बात समझ में आई, तो एनएडीएच में इसका कोई रोल नहीं होगा, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का। आई बात समझ। अब आते हैं किसके लिए, एफएडीएच के लिए। एफएडीएच में कौन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 नहीं होगा, तो एफएडीएच वाला लिखे तो क्या लिखना होगा, 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, किसमें, एफएडीएच। आई बात समझ। तो ओवरऑल एक पाथवे में कितने कॉम्प्लेक्स है, 4 ही है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, एटीएस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस, 4 कॉम्प्लेक्सेस, है ना। और यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स हो, एनएडीएच पाथवे हो या एफएडीएच हो, पांचवा तो हमेशा कौन होगा आपका, एटीपी सिंथेटेज। कौन होगा, एटीपी सिंथेटेज, वो दोनों में होगा, फर्क बस 1 एंड 2 में है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब आगे ध्यान रखना आपका, ये समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स आपको। एटीएस में कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, 5 टोटल होंगे, एक बार में कितने होंगे, 4 होंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है किसका पाथवे का नहीं है, एनएडीएच का, और 1 किसका नहीं है, एफएडीएच का, है ना। 1 किसका नहीं है, एफएडीएच। एफ फॉर क्या होता है, एफएडीएच, है ना, और एफ फॉर क्या होता है, 1। तो समझ आना 1 किसका पाथवे में नहीं है, खुद एफएडीएच के पाथवे में नहीं है। एफ फॉर एफएडीएच होता है ना, और एफ फॉर फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट वाला किसका पार्ट नहीं है, एफएडीएच का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ देखो, अब इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर्स, है ना। इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर्स मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर्स भी होते हैं, जो आपने पढ़ा अभी। इसके एटीएस का 4 पार्ट होता है ना, फ्लैबिन्स, क्यूनोन, ये सब, है ना। उसी में 2 को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर्स बोलते हैं। मतलब इसका काम क्या है, कॉम्प्लेक्स के बीच में, अभी आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ये 4 कॉम्प्लेक्स होगा एटीएस में, है ना। अगर मान लो किसकी बात करें, एनएडीएच का, तो कौन कौन होगा, 1 3 4 5, है ना। तो उस कॉम्प्लेक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को घुमाना फिराने का काम करेगा कौन, आपका इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर। नाम ही पता चला, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन को लेके घूमता फिरेगा, है ना। अब देखो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, पक्की बात, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट है भाई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल। सारा कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, है ना। ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। पहला कौन है आपका, यूबिक्यूनोन, एसओ क्या बोलते हैं, COQ, है ना, स्मॉल प्रोटीन स्ट्रक्चर। और एक किसके अंदर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं। और दूसरा कौन है आपका, साइटोक्रोम C, अटैच टू आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और ये जो अब पहला वाला है, अटैच्ड ऑन इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मतलब दोनों है किस पे आपका, इनर मेम्ब्रेन पे ही। या मान लो आपका
आउटर इनर ऐसे, इनर मेम्ब्रेन है ना, तो जो यूबी क्यूनॉन होगा वो अंदर के साइड होगा यहाँ पे, और जो आपका साइटोक्रोम है वो थोड़ा बाहर के साइड। आई बात समझ? लेकिन है दोनों किस पे? इनर मेम्ब्रेन पे। है दोनों किस पे? इनर मेम्ब्रेन पे। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस के बीच में इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, अब एटीएस का प्रोसेस पे आ गया अपन। पहला कौन सा पाथवे सीखेंगे अपन? एनएडीएस। फिर किसको देखेंगे? एफएडीएस। एक समझ जाओगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, ईटीएस पे ध्यान दो। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा आपका? एनएडीएच, है ना। एनएडीएच प्रोड्यूस्ड टिल क्रेब्स साइकिल बाइंड्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तब जाके कहाँ बाइंड कर जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे। जैसे ही बाइंड करेगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, है ना। क्या हो गया? Na D प्लस प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकल गया बाहर? 2 इलेक्ट्रॉन और H प्लस। Na D प्लस तो वहीं पे रह जाएगा आपका, कहाँ पे? मैट्रिक्स में, इनर पे हो रहा है ना। ये सब काम का हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो Na D प्लस तो मैट्रिक्स में ही रह जाएगा। बचा कौन आपका? H प्लस N 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। H प्लस आपको समझ में आ रहा होगा क्या काम करेगा? क्या बनाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूवमेंट। ठीक है, अभी आते हैं उस पर। पहला काम क्या हुआ? एनएडीएस गया और किससे बाइंड करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से। चार कॉम्प्लेक्स तो आपको पता है ना। समझाने के लिए आपको यहाँ बना दूं मैं थोड़ा, ये देखो। ये सब काम कहाँ हो रहा है आपका? इनर मेम्ब्रेन पे। यहाँ मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स कौन प्रेजेंट है आपका? 1। यहाँ मान लेते हैं वो होगा, वो होगा क्या? तो आपका काम कहाँ हो रहा है? ये इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। ठीक है, ये मान लेते कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, कौन है आपका? 3। यहाँ पे मान लेते कौन है? 4। और यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, आपका आप जानते हो ये मैट्रिक्स है। जो भी चीज़ें NaDH ये सब है, सब मैट्रिक्स में ही है ना। बोलोगे सर कैसे पता कि मैट्रिक्स में है? आपका जो, हाँ, साइकिल, क्रैब साइकिल कहाँ हुआ था? मैट्रिक्स में। जिंक रिएक्शन कहाँ हुआ था? मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस तो कहाँ हुआ था? लेकिन साइटोसोल में। तो उस ग्लाइकोलाइसिस भी वाले NaDH को भी हमने ट्रांसपोर्ट करके कहाँ मंगवा लिया हुआ है? मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, हाँ, इसी में जाएगा। 2 ATP बाद में बात करते हैं उसका। ठीक है, तो देखो आप, यहाँ पे सारा NADH कहाँ जमा है अभी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। या जितने भी NADH है बारी बारी से करके एक एक करके, है ना, गया और किससे बाइंड किया? कॉम्प्लेक्स नंबर 1। 1 से जाएगा तो टूट जाएगा NAD प्लस प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। टूट गया ये, बात समझ में आई? अब देखो, यह जो H प्लस है यह जाके जमा हो जाएगा इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पे जमा हो जाएगा? दो मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच के क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1। 1 से कहाँ आएगा? 3। 3 से कहाँ आएगा? 4।
4 से कहाँ आएगा, है ना, 5 में नहीं, 4 से आ जाएगा फिर से कहाँ पे, मैट्रिक्स में। 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया आपका, मैट्रिक्स में, है ना। मैट्रिक्स में पहले से कौन प्रेजेंट है भाई, ऑक्सीजन और H+। कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और H+। यह कंबाइन किया और बना लिया क्या, H2O। क्या बना लिया, H2। ठीक है, हर बार यही प्रोसेस चलता रहेगा, और हर बार H+ कहाँ जमा होते जाएगा आपका, इनर मेम्ब्रेन में, है ना। H+ कहाँ जमा होते जाएगा, इनर मेम्ब्रेन में, और इलेक्ट्रॉन इसी तरह मूव करके कहाँ जाएगा, नीचे, और क्या बनता रहेगा, H2। आ रही बात समझ, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू क्या, यूबीक्यूनॉन 1 और 3। अब यही याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में पहुंचाने वाला कोई चाहिए ना, है ना। वहां पे काम आएगा कौन, पहला वाला इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, COQ, या क्या बोलेंगे, यूबीक्यूनॉन। तो याद रखने का, NADS पाथवे में हमेशा 1 और 3 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है कौन होता है आपका, यूबीक्यूनॉन। और जब हम FADH वाले की बात करेंगे ना, तो ये किसके बीच में हो जाएगा, 2 एंड 3 के बीच में। बात समझ में आई, क्या बोल दिया, क्योंकि FADH में आपका 1 नहीं है, कौन है, 2 3 4 5। तो ये हमेशा शुरुआत में ही रहता है, कौन आपका, यूबीक्यूनॉन। NADH में 1 और 3 के बीच में होगा, और FADH में 2 एंड 3 के बीच में होगा। बात समझ में आई। तो यूबीक्यूनॉन क्या किया आपका, यह जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आया था, ये यूबीक्यूनॉन उठाया और किसको पास कर दिया, 3 और 4 के बीच में हमेशा कौन होगा आपका, साइटोक्रोम वाला, दूसरा वाला, है ना। ठीक है, और यह इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया किसको, 4 को, और 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, मैट्रिक्स में। दोनों इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर का जगह समझ में आया। साइटोक्रोम हमेशा किसके बीच में, 3 एंड 4। और पहला वाला का पोजीशन आपका बस चेंज होगा, एक बार में 1 और 2 के बीच में होगा, दूसरे बार में 2 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में होगा, दूसरे बार में 2 और 3 के बीच में। क्लियर है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ है नहीं, लगता है सुन के लेकिन कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो सारी बातें बहुत आसान है इसमें। NADH आया, कॉम्प्लेक्स 1 से बाइंड किया, ब्रेक डाउन हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, NAD+, S+, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, उस इलेक्ट्रॉन को पिक कर लिया कौन आपका, यूबीक्यूनॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू कॉम्प्लेक्स नंबर 3, वहां से कौन पिक किया उसको, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C किसको ट्रांसफर कर दिया, 4 को। नोट, ईच NADH मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन ऑन 1 S+ आयन। ये टूटा आपका ऐसा निकल गया, है ना। अब देखो, दिस S+ मूव्स इनटू द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, but the 2 electron remains in the inter mitochondrial membrane and gets carried by electron carriers of ETS। अब स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन उसी का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये देखो, ये मान लिया हमने क्या ले लिया, बाहर में आउटर मेम्ब्रेन, अंदर में क्या ले लिया, इनर मेम्ब्रेन, और बीच के स्पेस को क्या बोल दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, यहाँ पे ETS आपका 1 3 4 एंड 5, है ना। यहाँ पे आपका ये मैट्रिक्स है, इनर के अंदर ही मैट्रिक्स होता है ना, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है, NADH उठ के गया, 1 से बाइंड किया, टूट गया, NAD+, 2 इलेक्ट्रॉन एंड S+। क्या S+ कहाँ चला गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट करके कहाँ आया, 4 पे। इतना समझ में आया। अभी इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखा हमने, 4 पे। नहीं समझो, इतनी बात समझ में आई। इसके कारण आप क्या देख रहे हो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या बनते जा रहा है, S+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, और मैट्रिक्स में कम होते जा रहा है। मतलब यहाँ पे बन गया आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट, बन गया कि नहीं। H2O इन इनर मेम्ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो लाइन को देखो आप, यहाँ से देखोगे आप, तो ये क्या हुआ, पूरा मूवमेंट के कारण H2O यहाँ पे क्या होगा, अंदर बनते जाएगा, और बाहर में कौन आपका जमा होते जाएगा, H+। ठीक है, अब देखो, NADH इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, है कि नहीं। दिस रिजल्ट इन प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्मेशन, then the 2 electron after reaching complex 4 goes to matrix where O2 accepts it, and this results in formation of, clear है, which results in the formation of proton gradient, which results in activation of ATPase enzyme. O2 final acceptor of electron binds with proton and electron pair to forms H2O. The proton gradient breakdown helps the phosphorylation of ADP to ATP। इसमें वही सारा कहानी वहीं तक था ही, है ना, जो मैंने आपको बताया। ये सबको समझ में आया। चलो एक बार और इसको मैं अपने तरीके से बता देता हूँ आपको। और FADS पाथवे में तो कुछ होगा नहीं फिर, है ना। ये देखो आप, वैसे ही करके बना लेते हैं। ये देखो, ये मान लेते हैं इनर, और ये मान लिया हमने
आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, है ना। दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोल दिया हमने, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनर मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है आपका सारे कॉम्प्लेक्सेस, है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन होगा, हम एफएडीएस पाथवे की बात कर रहे हैं तो बताओ, 1 होगा कि नहीं होगा, एनएडीएस में नहीं होगा 1, अभी एनएडीएस पढ़ रहे हो, 1 होगा, उसके बाद 3, 4 और 5। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है, याद रखने का। ठीक है, अब देखो इन सब के बीच में उसको ही बना लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर को, इसको बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर। 1 और 2 के बीच में कौन है, यूबिक्विनोन, यू भी लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, और इसके बीच में कौन है आपका, साइटोक्रोम सी। ठीक है, इसी आपके मैट्रिक्स में, बाकी ये सब क्या है यहाँ पे आपका, ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप जानते हो सब कुछ होता है, ये तो पता है ना। मैट्रिक्स में एडीपी, एटीपी, एनएडीएच, एच प्लस, ऑक्सीजन सब होता है यहाँ पे, है ना। चलो अब तो एक एनएडीएच को बस ले लेते हैं अपन, है ना। इसी मैट्रिक्स में आप जानते हो एफएडीएच भी है कि नहीं। एक एनएडीएच आके बाइंड किया किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, या टूट गया एनएडी प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सॉरी 1 एस प्लस। ठीक है, अब देखो या एच प्लस कहाँ चला गया, यहाँ से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, या 2 इलेक्ट्रॉन को पिक किया कौन आपका, यूबिक्विनोन, वहां से कहा चला गया वो थर्ड पे, मतलब पहले गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1 में। 1 से कौन पिक किया इसको, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से थर्ड, थर्ड से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, और एक एस प्लस कहाँ डिपॉजिट हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। दूसरा एनएडी से आया, सेम कहानी, एक एस प्लस यहाँ जमा हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, है ना। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे पहुंचा आपका कौन, इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन फिर से बैक कहाँ आ गया, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में पहले से क्या प्रेजेंट है, एस प्लस प्लस क्या है आपका O2, यह कंबाइन करके क्या बना लिया है, क्या बना लिया, H2O। अब कोरिलेट करो उस बात को, हमने बोला था ऑक्सीजन रिमूव H प्लस फ्रॉम द सिस्टम, पढ़ा था ना, ऑक्सीजन रिमूव H प्लस फ्रॉम द सिस्टम एंड ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो यह ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन को भी कंबाइन किया अपने साथ और इलेक्ट्रॉन को भी, और जैसे जैसे कंबाइन करते जा रहा है तो इस सिस्टम से मैट्रिक्स H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और कम होते जा रहा है, और उसके कंपैरिजन में इधर क्या होता है, क्या हो रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है आपका। इसका मतलब इधर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, इधर हो गया कम, बन गया आपका प्रोटोन ग्रेडियंट, बन गया ना। जैसे ही प्रोटोन ग्रेडियंट बना, एक्टिवेट हो गया कौन आपका, एटीपी सिंथेटेज, कौन एक्टिवेट हो गया, एटीपी सिंथेटेज। फिर से वही बात, ये क्या करेगा इधर F0, और बाहर में क्या बना देगा, इधर मतलब अंदर में क्या बना देगा, F1। यहाँ से H प्लस उठा उठा के कहाँ फेंकना शुरू करेगा, मैट्रिक्स में। अब 2 H प्लस जैसे ही आएगा, इसमें से एक एडीपी में क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन, और बन जाएगा आपका एटी। क्लियर है, एनएडीएच अंदर गया और बाहर क्या निकला, एटीपी। क्लियर है ना। अरे एडीपी ऑलरेडी है ना मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में है। अब क्या पता नहीं चला, उसमें भी तो यही था कि जब आपका ये बन गया आपका क्या, प्रोटोन ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट जैसे ही बना आपका, कौन एक्टिवेट हो गया, एटीपेज। एटीपेज एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, इस ब्रेक डाउन करेगा, इस प्रोटोन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करेगा, मतलब ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन बनाएगा आपका, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन बनाएगा, जल्दी बताओ, कौन बनाएगा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल यहाँ पे, F0। और F1 क्या करेगा, H प्लस को उठा उठा के कहाँ फेंकना शुरू करेगा, मैट्रिक्स में। जब ये ब्रेक डाउन होगा ग्रेडियंट का तो एनर्जी रिलीज होगा, वह एनर्जी इतना रिलीज होगा कि जैसे ही 2 H प्लस अंदर आएगा, एक एडीपी को कन्वर्ट कर देगा किस में, एटीपी में। कहीं तो पढ़ा था वहां पे, तो क्या अलग है। क्लियर है, एग्जैक्टली सेम कहानी किसका होगा, FADH2 का।
ओनली यू हैव टू मेक अ चेंज, स्लाइटली मॉडिफिकेशन। स्लाइट मॉडिफिकेशन क्या होगा, 1 की जगह पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे हो गया कौन सा पाथवे आपका, FAD, हाँ नहीं खत्म, ठीक है। और ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्ट है, क्लियर है। एग्जैक्टली सेम होगा FADH का। अब देखो स्पेशल फीचर ऑफ ETS, जो जो मैंने आपको पढ़ाया वही बात लिखा हुआ है। यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C आर मोबाइल कैरियर ऑफ ETC। साइटोक्रोम C के बारे में बता रहा है, इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, बीच में कर रहा था ना साइटोक्रोम C। और यूबिक्विनोन का लोकेशन कहाँ था, इनर मेम्ब्रेन के ही अंदर साइड में। साइटोक्रोम C का कहाँ था, आउटर साइड में, क्लियर है। अगला, एवरी साइटोक्रोम हैज आयरन विथ वेरिएबल वेरिएंसी, मतलब साइटोक्रोम है ना, उसमें आयरन होगा और वैलेंसी क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। दस हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो किसमें हेल्प कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। द रोल ऑफ O2 इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। O2 कहाँ पे रोल में आया, सीधे सीधे लास्ट में, मतलब ऐसे समझो स्पेशल अपीयरेंस था इसका, लेकिन सबसे मेन अपीयरेंस किसका था, O2 का ही था, है ना। The role of O2 is limited to the terminal stage of the process. The presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. Oxygen acts as the final hydrogen acceptor. क्लियर है। साइनाइड इनहिबिट्स, अब ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर साइनाइड प्रेजेंट होगा तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है ना। विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम A3 एंड रिडक्शन ऑफ oxygen. In mitochondria of some plants, alternative oxidase system is present in which ETS continues even in presence of cyanide. मतलब अगर साइनाइड न होगा तो आपका ETS काम नहीं करेगा, क्योंकि साइनाइड सीधे सीधे किसको ब्लॉक कर देता है, आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को सीधा सीधा क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। पढ़ा ना इनहिबिटर में, आपने देखा ना उसका, इनहिबिटर भी उसका लिखा हुआ था, देखा होगा आपने। ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का इनहिबिटर कौन है, साइनाइड, ठीक है। अब देखो, लेकिन कुछ ऐसे सेल हैं जहां पे क्या होता है, साइनाइड के प्रेजेंस में भी आपका वो कर लेता है क्या, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट, क्योंकि उसके जगह पे वो अल्टरनेटिव पाथवे अपना लेता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सम प्लांट्स अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ETS कंटिन्यूज इवन इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन और अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन पाथवे। इसमें याद करने लायक है क्या कुछ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को ब्लॉक करता है, कुछ ना कुछ अदर अलग मेथड निकाल लिया होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन, या क्या बोल देंगे, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन पाथवे, ठीक है। ये पूरा आपके NCERT में दिया हुआ है। ये आपका देखो मैट्रिक्स है, यह आपका क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और यह आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। और इसके बाहर क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ मान लो आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से कौन है आपका, NADH, है ना। यही देखो कौन उठा है, FMN, और FMN से FES, ये सारा आपका ये इलेक्ट्रॉन का, इसमें आपको कंबाइंड डायग्राम दिया हुआ है, याद रखने का। कंबाइंड मतलब FADH2 का भी दिखा रहा है और NADH2 का भी दिखा रहा है, ठीक है, दोनों का कंबाइंड डायग्राम है, क्लियर है। चलो अब देख लिया हमने ये। अब फाइनली क्या आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो मैंने पढ़ा है उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया आपको, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, या क्या बोलेंगे, कपलिंग थ्योरी। ड्यूरिंग ETS ऑफ रेस्पिरेशन, क्या आपका यूबिक्विनोन एंड FMN कैन रिलीज H+ आयन इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड लीड्स टू डिफरेंशियल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब वो जो आपका H+ जा रहा था ना, H+ को ले जाने वाला कोई चाहिए ना वहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन में, तो ले जाने वाला कौन है, आपका यूबिक्विनोन और FMN। ये दोनों में एबिलिटी है कि जो आपका H+ रिलीज हुआ था NADH के टूटने के बाद, उसको उठा उठा के कहाँ फेंकता जाए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। उसके कारण कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बन गया दोनों के अक्रॉस, है ना। दिस डिफरेंशियल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट, है ना, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोटोन ग्रेडियंट बनेगा तो पक्की बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कि नहीं, ऊपर में H+ ज्यादा हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो उसके रेस्पेक्ट में नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज, अब यह याद रखना, प्रोटोन मोटिव फोर्स। जब आप किसको किसको मिला दो, प्रोटोन ग्रेडियंट प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोन मोटिव फोर्स।
और यही मोटिव फोर्स क्या करवाता है, अब एटीपी को एक्टिवेट कर देगा और आय का प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब जब आपका क्या बना, पोटेंशियल ग्रेडियंट बना ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन ग्रेडियंट। और उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा कि नहीं होगा ना, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पीएमएफ। पीएमएफ टू नॉट अलाउ स्टे ऑफ एच प्लस आयन इन पेरीमाइट्रिक, बता तो दिया। जैसे ही आपका प्रोटीन मोटिव फोर्स बन गया या प्रोटोन ग्रेडियंट बन गया, आपका एटीपी क्या हो गया, एक्टिवेट। और यह फोर्स जो बना आपका, यह अब उसको वहां रहने नहीं देगा, क्या होगा तुरंत आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट, है ना। does not allow H plus ion in pericardium space, so they return towards the matrix through F naught part of ATP selectively. Passage of 2 H plus ions through F naught part or proton channel leads to synthesis of 1 ATP. क्लियर है? यहाँ देखो, इसमें पूरा दिख रहा है आपको, क्या आपका दिख रहा है, आउटर साइड, है ना। क्या हो गया आपका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिख रहा है, जल्दी बताओ। ये देखो, दिस वन इज आउटर साइड, ये हो गया आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है आपका कौन एंजाइम है, एटीपेज। कौन सा एंजाइम दिखा रहा है, एटीपेज। एटीपेज का यह वाला कौन सा पोर्शन है, एफ नॉट, और यह वाला पूरा कौन सा पोर्शन है, F1। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, यहाँ से जैसे ही आपका, कहाँ से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, है ना, या इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस है आपका यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही 2H प्लस कहाँ गया, मैट्रिक्स में, कहाँ गया, मैट्रिक्स में। वो अपने साथ इतना एनर्जी लेके गया कि एक एडीपी का फॉस्फोराइलेशन कर दिया, किसमें, क्लियर है। साइटोसोलिक और एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और ग्लाइकोलाइटिक एनएचडीएच, है ना। साइटोसोलिक मतलब ग्लाइकोलाइसिस वाले की बात कर रहा है, या उसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर था, या बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइटिक एनएचडीएच, क्योंकि किस प्रोसेस में बना था, ग्लाइकोलाइसिस के। ट्रांसपोर्टेड टू ईटीएस बाय 2 टाइप ऑफ शटल्स, बस इतना ही याद रखना है आपको, है ना, कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था कहाँ हुआ था, साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, है ना। वहाँ पे 2 एनएडीएच बना था, लेकिन एनएडीएच को हमें एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम चलाना होगा, ईटीएस। और ईटीएस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमें वह ग्लाइकोलाइसिस वाला 2 एनएडीएच को उठा के कहाँ लाना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब उसका क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज होता है उसको बोलते हैं शटल सिस्टम। क्या बोलते हैं, शटल सिस्टम। 2 टाइप का शटल सिस्टम होता है आपका, ओनली इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहला शटल सिस्टम कौन सा आपका, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, कॉमन शटल सिस्टम, ऑल प्लांट, नर्व्स, मसल सब जगह दिखेगा है। ठीक है, चलो, तो पहला शटल सिस्टम कौन सा आपका, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, जो कॉमन शटल सिस्टम है, सारे प्लांट में मिलता है, आपके नर्व फाइबर्स में, मसल सेल्स में, सब जगह। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, मैलेट एस्पार्टेट शटल, ये कहाँ मिलेगा, बस हार्ट, लिवर एंड किडनी में। ठीक है, इन प्रोकैरियोट शटल मैकेनिज्म इज एब्सेंट, दे ऑलवेज गेट 38 एटीपी फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात समझ में आई कि क्यों हमने बोला था 38 या 36, क्योंकि प्रोकैरियोट में सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो पूरा का पूरा कितना एटीपी, 38। अब यूकैरियोट में 36 इसलिए होता है कि उसमें आपका एनएडीएच बनता कितना है, 2, तो टोटल कितने एटीपी मिलना चाहिए था, 6।
लेकिन इफेक्टिवली मिलता कितना है, 4 ही, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम साइटोप्लाज्म से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 2 एटीपी क्या हो गया, यूज हो गया। क्लियर है? इसलिए यूकैरियोट में कितने एटीपी, 36, और प्रोकैरियोट में कितने, 38। Oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 molecules of ATP, while that of one molecule of FADH produces 2 molecules of ATP. अब आ गया अपन रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जो हमने पढ़ा उसका अब हिसाब किताब, है ना। It is possible to make calculations of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality, this can remain only a theoretical exercise. These calculations can be made only on certain assumptions. देखो, ऐसे तो हम सारा हिसाब हिसाब किताब लगा रहे थे कि कितना एटीपी बना एनएडीएच, लेकिन इन रियलिटी यह कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन कैसा मान के चल रहे हैं, ये सारा सिस्टम साइमल्टेनियस चल रहा है आपका, है ना। अब अपन ऐसा मान के चल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस खत्म हुआ तब शुरू हुआ कौन, आपका लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन खत्म हुआ तब क्या शुरू किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एटीपी ऐसे बनते जाता है, बॉडी को यूज होगा तो पहले ही यूज कर लेगा वो, ऐसा रुकेगा थोड़ी कि पूरा एटीएस हो जाएगा तब हम एटीपी को यूज करेंगे। जो एटीपी पहले बन चुका था, हो सकता है बॉडी को जरूरत तो पहले ही यूज हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसे कैलकुलेशन कर ले, लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना, समझने के लिए सारे प्रोसेस को, हम सारे प्रोसेस को ऐसा मान लेते हैं कि एक के बाद दूसरा चल रहा है। आ रही बात समझ? आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है, आप यह सब आप मान के चलोगे एजम्पशन, तो ही आपका ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है, वैलिड है। पहला एजम्पशन क्या मानना होगा, देयर इज अ सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग with one substrate forming the next, and with glycolysis TCA cycle and ETS pathway following one after another. पहला ये मान के चलना होगा कि सब आपका एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा, जब ETS हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, तब आपका पूरा प्रोसेस खत्म होगा, तब आप बैलेंस मिला सकते हो। यह आपको ये मान के चलना होगा, पहला एजम्पशन, है ना। सेकेंड, द NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative फॉस्फोराइलेशन। ये भी हमको मान के चलना होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि एनएडीएच जो कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म में, उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया होगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी ये हिसाब बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगला, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। ये बीच में जो भी चीज बना है आपका, एनएडीएच, एटीपी, एफएडीएच, जीटीपी, हम ऐसा मान के चलेंगे कि प्रोसेस के लास्ट तक बीच में इसका कहीं पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अगला, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, और हमने ग्लाइकोलाइसिस किससे शुरू किया था, ग्लूकोज से। हम ऐसा भी मान के चलेंगे कि दूसरा सबस्ट्रेट एंटर नहीं कर रहा है। सबस्ट्रेट और भी हो सकते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, अमाइनो एसिड्स हो सकता है, फैट हो सकता है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि अभी बस हम किसको सबस्ट्रेट के रूप में यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज को। ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स आर एंटरिंग इनटू द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएटरी स्टेजेस, ठीक है। तब ये चारों एजम्पशन आप मान के चलोगे, तब आपका रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है, वैलिड है। लेकिन रियलिटी में, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और दिस काइंड ऑफ एजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। ऑल पाथवेज वर्क साइमल्टेनियसली, एक साथ ही चलता रहता है, ठीक है, एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवेज एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी। सबस्ट्रेट आपका एंटर करता है, और जरूरी नहीं कि एंटर किया तो पूरा प्रोसेस करके ही बाहर निकलेगा, बीच में जरूरत होगा तो बीच में से भी क्या होगा, वो निकल जाएगा वो, है ना। एटीपी यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, है ना। आपको बताया ना कि मान लो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बना है, हम क्या मान के चलते हो, कहाँ तक गया, ऑक्सीडेटिव तक, लास्ट तक, लेकिन हमारे बॉडी को जरूरत होगा तो पहले भी उसका क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। लेकिन हम इसको इसलिए ऐसे पढ़ते हैं अलग करके कि ताकि पता चले कि हमारा बॉडी कैसे इतना एनर्जी जनरेट करता है, जिसको हम यूटिलाइज करके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो बस इस ब्यूटी को समझने के लिए हमने इतनी पढ़ाई कर दी, ठीक है। हाँ, इस ब्यूटी को समझने के लिए हमने इतने पढ़ाई की, ठीक है। तो चलो, हेंस देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ हाउ मेनी एटीपीज, 36 एटीपी। नेट गेन कितने एटीपी का हो सकता है, 36 एटीपी का नेट गेन होगा ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और यूकैरियोट, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स, अब बस इसको देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। तो सारे हमने कैलकुलेशन किए, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, तो कंप्लीट होगा कि नहीं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा,
यह टेबल बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन इस चैप्टर में मेनली एटीपी एनएडीएच में ही आता है, बाकी चीज़ें इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप कौन सा था आपका, ईएमपी पाथवे। कितनी बार चलता हो, एक ही बार, है ना। एटीपी सिंथेसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल कितना बना था, 4 बना था ना, 4 डायरेक्ट एटीपी। एटीपी गेन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 6 और 4, क्यों मान लिया हमने, एनएडीएच को हमने कहाँ भेज दिया था, तो ओह वाला मान लिया हमने, है ना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मिल गया हमें, 6 और 4। प्रोकैरियोट को लेंगे तो 6, यूकैरियोट को लेंगे तो, क्लियर है। एटीपी कंज्यूम कितना हुआ था, 2। तो नेट गेन हमारे पास क्या है, अगर प्रोकैरियोट को माने तो 6 + 2 8, और यूकैरियोट को माने तो 4 + 2 6, क्लियर है। दूसरा कौन सा था आपका, लिंक रिएक्शन, क्योंकि आपको मिल गया था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज पायरुविक एसिड, है ना, सॉरी। तो अब कितनी बार साइकिल को चलाना होगा, अब 2-2 बार। अब दोनों कितने बार, 2-2 बार। एटीपी बना था क्या लिंक रिएक्शन में, नहीं। एनएडीपीएच कितने मिले थे, 2। तो 2 से कितने मिल जाएगा हमें, 6 एटीपी, है ना। ऐसा वाला है एटीपी गिवन थ्रू ऑक्सीडेटिव, जहां पे भी एनएडीएच एफएटीएच से निकालेंगे वो कैसा होगा, ऑक्सीडेटिव वाला होगा, है ना। अगला देखते हैं, एटीपी कंज्यूम कुछ भी नहीं हुआ था, तो टोटल कितने हो गए, 6। अब आ गया किस में, क्रैब साइकिल, कितने टर्न, 2, है ना। एटीपी इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी मिला था, एक साइकिल में, एक तो 2 में 2 एटीपी। इसमें एनएडीएच कितने थे हमारे पास, 6, है ना, और एफएडीएच कितना था, 2। तो इससे 18 और +4 कितने हो गए, होगा ना, ठीक है। कंज्यूम हुआ था क्या, नहीं। टोटल कितने हो गए, 24। 24 + 6 30, 30 और 8 प्रोकैरियोट, 24 + 6 30 + 6 36 यूकैरियोट। कहानी खत्म। यहाँ पे लिख दिया है 8 और 6 क्यों, 4 ATP gain through NADH when it is considered that 2 ATP gets consumed while transporting NADH from cytoplasm to mitochondria। क्लियर है सबको। अब कल अपन देखेंगे लास्ट टॉपिक का क्या, एम्फीबॉलिक पाथवे, और यह चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या लगा, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है, अगर लॉजिक अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो अपन कल देखेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे।